नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज 1 सितंबर हो चुका है और जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया भी था कि 1 सितंबर से प्रथम प्रश्न पत्र का जो भी यूनिट रह गया है उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेगा। हिंदी साहित्य का भी आपको मिलेगा, साथ में चलता रहेगा। तो हिंदी साहित्य में आज आपको टेस्ट सीरीज़ 27 मिली है, उसे आप लोग हल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मिल चुका है आप लोगों को। अभी उसके डिटेल आंसर का भी वीडियो आपको मिलेगा। और प्रथम प्रश्न पत्र में सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात आज हम लोग करेंगे और इसको सोचते हैं कि 3 भाग में यानी 3 वीडियो में कंप्लीट करके और आप तक पहुंचाएं और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनकी भी बात हम लोग करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति की। सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति शुरू करने से पहले, टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करने से पहले एप्टीट्यूड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में तो सबसे पहले यही बात आती है कि एप्टीट्यूड है क्या चीज़, अभिवृत्ति है क्या। तो एप्टीट्यूड वह मानसिक एवं भावनात्मक वस्तु है जो किसी व्यक्ति की विशेषता या अभिलाक्षणिक निर्धारित करती है। कुछ वैज्ञानिकों ने एप्टीट्यूड को मनुष्य की वह अवस्था माना है जिसके द्वारा मानसिक तथा नाड़ी व्यापार संबंधी अनुभवों का ज्ञान होता है। नाड़ी मतलब यहाँ ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। इस विचारधारा के प्रवर्तक गॉर्डन एलपॉर्ट हैं। आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गॉर्डन एलपॉर्ट हैं। गॉर्डन एलपॉर्ट के अनुसार अगर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो गॉर्डन एलपॉर्ट ने कहा कि एप्टीट्यूड जीवन में वस्तुबोधन का मुख्य कारक है। एप्टीट्यूड वह मापदंड है जिसके द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण में मानसिक और बौद्धिक गुणों का समावेश होता है। जो एप्टीट्यूड है, इस एप्टीट्यूड का जन्म 4 साधनों से होता है। समन्वय से होता है, आघात से होता है, भेद से होता है और स्वीकरण से होता है। एप्टीट्यूड का जन्म किससे होता है? तो 4 साधनों से होता है, समन्वय, आघात, भेद और स्वीकरण। अभिवृत्ति के निर्माण में यानी एप्टीट्यूड के निर्माण में केवल इन्हीं 4 साधनों का ही रोल नहीं होता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि एप्टीट्यूड के निर्माण में घर का वातावरण या आपके रहन सहन का वातावरण, माता पिता, समुदाय, शिक्षा प्रणाली, सिनेमा, संवेगात्मक परिस्थितियों का विशेष योगदान होता है। एप्टीट्यूड को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि समय कम बचा है परीक्षा में, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड चीज़ लेकर हम लोग चलेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, जहाँ से प्रश्न आपको मिल सकें। तो अभिवृत्ति को मापने की विधि कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे अभिवृत्ति को मापने की 3 प्रमुख विधियाँ हैं। ओपिनियन स्केल, प्रक्षेपक विधि और सोशल डिस्टेंस टेक्निक। अब इस समय कोविड-19 की वजह से, कोरोना काल जो चल रहा है आपका, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उससे जुड़ा हुआ शब्द और इस पर प्रश्न जरूर बन सकता है, सोशल डिस्टेंस टेक्निक। तो यह अभिवृत्ति को मापने की विधियाँ हैं तीनों। यहाँ पर आवृत्ति के मापने की विधि ओपिनियन स्केल किसने दिया, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ओपिनियन स्केल आप लिखें। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, चीज़ें अलग से भी बताई जाती हैं। यदि आप नए हैं चैनल पर और वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो चीज़ें बताई जाएँ उन्हें आप लिख सकें। तो ओपिनियन स्केल एप्टीट्यूड मापने की विधि के प्रतिपादक कौन है, तो लिख लें एल थर्स्टन। एल थर्स्टन लिख लिया आपने, एल थर्स्टन। और उसके अलावा वर्तमान समय में अगर देखें तो प्रक्षेपिक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग टेक्निक, प्रक्षेपिक विधि के कोई एक प्रतिपादक नहीं है, इसलिए इसका नाम लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो टेक्निक है, सोशल डिस्टेंस टेक्निक है,
इसके बारे में अगर बात करें तो बोगारउस, नाम लिख लीजिए, इसके प्रतिपादक हैं बोगारउस। बोगारउस लिख लिया आपने। बोगारउस इसके प्रतिपादक हैं। इन्होंने अपने अनुसंधानों द्वारा सोशल डिस्टेंस टेक्निक के द्वारा व्यक्तियों के विचारों को नापने का प्रयत्न किया। अब इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब बात हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति की कर रहे हैं तो जो शिक्षा दी जाए उस शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, यहाँ पर बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य की। सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात करें तो हमको ये पता होता है कि शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिष्य के ज्ञान और व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक फैसिलिटेटर का कार्य करता है, सहजकर्ता का कार्य करता है। शिक्षण अभिवृत्ति के अवयव कौन कौन से होने चाहिए, तो शिक्षण अभिवृत्ति के अवयव 4 प्रमुख हैं और इन चारों की विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। शिक्षण की अवधारणा क्या होनी चाहिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षण विधि कौन कौन सी होनी चाहिए और शिक्षण सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। खैर इनमें से कुछ चीज़ों की बात तो अभी हम लोग करेंगे इसी वीडियो में, बाकी कुछ की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो शिक्षण अभिवृत्ति के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, तो ये 4 अवयव हैं, इन्हें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें, शिक्षण की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने और अधिग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो कला है, जो करके सीखना है, उसी की उद्देश्यपूर्ण दिशा है शिक्षण। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है जिसमें शिक्षार्थी चरणबद्ध तरीके से विषय वस्तु को सीखता है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। शिक्षा का मूल आधार क्या होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे। शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। ये शिक्षा का मूल आधार है। जहाँ तक दर्शन शास्त्र की बात करें, दर्शन शास्त्र हमको सिखाता है शिक्षा में क्यों। किसी भी चीज़ पर ये पूछा जाना कि हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों की बात आती है तो क्यों शब्द जो लिया गया शिक्षा में वो दर्शन शास्त्र से लिया गया। वहीं सीखने के दौरान अगर कोई चीज़ हो रही है तो कहा जाता हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसे। अगर कैसे शब्द की बात करें तो वो हमको मनोविज्ञान से मिला है। ठीक उसी तरीके से शिक्षण में कोई चीज़ अगर होती है तो पूछा था क्या, ऐसा क्या है, ऐसा क्या कैसे हो सकता है, ये क्या है, तो जो क्या शब्द है वो हमको समाजशास्त्र से मिला है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। दर्शन शास्त्र से हमने क्या लिया, तो मैंने आपको बताया क्यों शब्द जो लिया गया शिक्षण में दर्शन शास्त्र से लिया गया। कैसे शब्द की अगर बात करें तो कैसे जो लिया गया मनोविज्ञान से लिया गया। वहीं समाजशास्त्र से क्या शब्द लिया गया, तो किसी प्रश्न को पूछने के लिए क्यों, कैसे और क्या, ये तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए और यही शिक्षा का मूल आधार है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का हमारा मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। शिक्षा की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। अवधारणा सीखने से पहले कुछ चीज़ें और भी जान लेना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। इग्नासियो एस्ट्राडा ने कहा है कि यदि विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विधि से नहीं समझ पाता है
तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे विद्यार्थी समझ पाए। यह कहना है इग्नासियो एस्ट्राडा का। तो शिक्षण की जो अवधारणाएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि मिलान वाले प्रश्न आते हैं। जो शिक्षण की अवधारणाएं हैं, वो अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिक्षण की अवधारणा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद जो अवधारणा है, इसके प्रवर्तक कौन होंगे या इसके तहत क्या आएगा? तो प्रकृतिवाद में आप देखते हैं कि निषेधात्मक शिक्षा, इसके तहत निषेधात्मक शिक्षा इसी के तहत आएगी, और इसमें मुख्यतः डाल्टन की शिक्षा नीति अपनाई जाती है। किसकी शिक्षा नीति अपनाई जाती है? तो डाल्टन की। तो यहाँ पर प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद के बारे में थोड़ा सा जानना है, प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाना है, और इसमें प्रकृतिवाद में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं, प्रकृतिवाद की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रकृति को ही शिक्षक माना गया। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर बहुत ही कम बल दिया गया। जैसे बच्चा है, यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे रोकिए नहीं, उसे ऐसा करने दें, क्योंकि गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। इस प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए एक वातावरण तैयार करना है, और यही प्रकृतिवाद है। और इसी प्रकृतिवाद में आप देखेंगे कि क्रिया द्वारा सीखना इसी में शामिल किया गया, अनुभव को इसी में शामिल किया गया, इंद्रियों द्वारा शिक्षण इसी में शामिल किया गया, निरीक्षण, क्रिया, शोध, डाल्टन की शिक्षा विधि, ये सब प्रकृतिवाद के ही तहत आती है। वहीं प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रयोजनवाद के मुख्य प्रतिपादक जॉन डेवी हैं। जॉन डेवी प्रयोजनवाद के प्रतिपादक हैं। इनके अंतर्गत क्रियाशीलता और व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। साहित्य में आपने प्रयोगवाद पढ़ा होगा। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य को कोई स्थान नहीं दिया गया। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी इसमें माना गया है, और इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का भी आरंभ हुआ है। बात अस्तित्ववाद की करें तो साहित्य में आपने ये भी पढ़ा कि इसके प्रवर्तक कीर्कगार्ड हैं। इनका मानना था कि मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। यह कथन किसका है? तो कीर्कगार्ड का है। ये आपके हिंदी साहित्य में भी काम कर सकता है कि मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। तो इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया। अस्तित्ववाद में किस पर अधिक बल दिया गया? तो आप लिख लें, अस्तित्ववाद में सबसे अधिक व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म पर सबसे अधिक बल दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें आदर्शवाद की, जिसके प्रवर्तक अरस्तु हैं। आदर्शवाद के प्रवर्तक अरस्तु हैं। आइडियलिज्म की बात करें तो यहाँ पर अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक क्षण पर पड़ता है। जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, आदर्शवाद मोरल वैल्यू यानी नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, अभिव्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। जिस तरीके से अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद पर बल देता है, ठीक उसी तरीके से जो आदर्शवाद है ये नैतिक मूल्यों पर बल देता है। आप लिख लें, नैतिक मूल्यों पर बल देता है, आध्यात्मिकता पर बल देता है, आत्म अनुभूति पर बल देता है, आत्म अनुशासन पर बल देता है, और व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है।
यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्ति के उन्नयन अर्थात पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी बल देता है। कौन? तो अरस्तु का मार्क्सवाद। अब इसी के बाद बात करते हैं कि शिक्षण की और कौन कौन सी विधियां हैं। देखिए, शिक्षण की विधि निगमनात्मक और आगमनात्मक की अगर बात करें तो निगमनात्मक वह विधि है जिसमें छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर और उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। वहीं आगमनात्मक विधि की बात करें तो इसमें पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। तो जो उपरोक्त दोनों विधियां हैं, चाहे वो निगमनात्मक हो चाहे आगमनात्मक हो, दोनों विधियां व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। किसके लिए? तो व्याकरण शिक्षण के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधि, यानी वर्णमाला से वाक्य तक की ओर सीखना संश्लेषणात्मक विधि है। यानी पहले बच्चे को क्या सिखाया गया? वर्णमाला सिखाया गया। वर्णमाला से उसे वर्ण का ज्ञान हुआ। वर्ण से अब उसे शब्द की ओर लेके जाएंगे और शब्द की बात करेंगे। बच्चा शब्द सीखेगा, फिर वाक्य बनाना सीखेगा और वाक्य बनाते बनाते फिर पूरी तरीके से जो सीखने की यह प्रक्रिया हुई, यानी वर्ण से लेकर वाक्य तक, वो संश्लेषणात्मक विधि है। लेकिन ठीक इसके उल्टा वाक्य से वर्ण की ओर सिखाने की जो विधि है वो होती है विश्लेषणात्मक विधि। वैसे ही वस्तु विधि की अगर बात करें शिक्षण में तो मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, जैसे 3 2 5 होता है। अब बच्चे को अगर सिखाना है कि 3 और 2 5 कैसे होता है, तो आपने जो मूर्त है, जो सामने है, आपने 3 गोलियां रख दी और फिर 2 गोलियां और रख दी और फिर इन दोनों को उठाकर आपने इसी के साथ मिला दिया और फिर बच्चे से पूछा कि अब बताइए कितनी गोलियां हैं, तो उसने बताया 5। तो यहाँ पर जो मूर्त है, इस मूर्त से बच्चे को अमूर्त की ओर ले जाना, ये वस्तु विधि कहलाती है। और यही प्रारंभिक शिक्षा में आप देखते हैं, वैश्विक शिक्षा में ये चीज़ें वस्तु विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसे कहा जाता है वस्तु विधि। अब दृष्टांत विधि की अगर बात करें तो इसमें चित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से, चित्रपट के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें उदाहरण, कहानी, चुटकुले के माध्यम से भी स्पष्टीकरण किया जाता है। यानी वस्तु विधि के बाद दूसरा जो प्रमुख साधन है सीखने की जो विधि है वो है दृष्टांत विधि। यानी आप प्लेवे स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में आप देखते हैं चित्र बनाया जाता है। तो जैसे अ से अनार, तो अनार का चित्र बना दिया गया। अब उस चित्र को देखकर बच्चा सीख रहा है, तो ये दृष्टांत विधि हो गई। कोई चीज़ मानचित्र के माध्यम से सिखाया जा रहा है या मोरल डेवलपमेंट के लिए कहानियाँ और चुटकुलों के माध्यम से स्पष्टीकरण किया जाता है, तो ये होती है आपकी दृष्टांत विधि। अब बात करते हैं कथन विधि और व्याख्यान विधि की। देखिए, कथन के माध्यम से जो विधि अपनाई जाती है, जो सीखने की कला होती है, उसे कथन विधि कहा जाता है। और जो लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, वो होती है व्याख्यान विधि। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। ये कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जो सीखने की विधि है, जो कथन की विधि है, इस कथन की विधि के 5 सोपान हैं। 5 सोपान कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बताया प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सिद्धांत स्थापना, आवृत्ति और प्रयोग। ये 5 विधि बताया। जहाँ तक बात सीखने की है, किसी चीज़ को करके सीखना, तो जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा का केंद्र ना तो विषय है, ना अध्यापक, बल्कि छात्र है, तब से शिक्षण में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। लर्निंग डूइंग, करके सीखना, अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है।
तो रूसो से लेकर मॉन्टेसरी तक, यहाँ तक कि ड्यूवी तक शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। इतना ही नहीं, शिक्षण विधि में आप देखें तो महात्मा गांधी ने भी लर्निंग डूइंग के माध्यम से, करके सीखना के माध्यम से वैश्विक शिक्षा को जन्म दिया। और इसके तहत, वैश्विक शिक्षा के तहत शोध विधि, योजना विधि, डाल्टन विधि, वैश्विक शिक्षा विधि आदि विधियां इसी के तहत आती हैं। शिक्षण की और भी जो महत्वपूर्ण विधि हैं, जैसे प्रश्नोत्तरी विधि की बात करें तो इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तरी विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? तो सुकराती विधि, क्योंकि इसका विस्तार किसने किया? तो सुकरात ने किया था। अब ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि सुकराती विधि किस शिक्षण विधि को कहा जाता है, या प्रश्नोत्तर विधि को किस विधि के नाम से जाना जाता है? तो सुकराती विधि के नाम से। प्रश्नोत्तरी विधि के ही तहत काउलर की अगर बात करें तो काउलर ने कहा था कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। किसने कहा है? ये कथन किसका है? तो कुछ लोग अगर विकल्प में सुकरात है तो सुकरात लगा देंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। और जैसे ही बात आएगी कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, वैसे ही लोग सोचेंगे कि नहीं, सुकरात ने कहा। लेकिन नहीं, यह कथन काउलर का है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों में आपको डाउट हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए मैंने साथ में दे दिया है कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए, काउलर का कथन है। शोध विधि की अगर बात करें तो शोध विधि के प्रतिपादक जर्मन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये भी मिलाने के लिए जो प्रश्न आता है कि किसके प्रतिपादक कौन है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शोध विधि के प्रतिपादक जर्मन प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रोजेक्ट विधि की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट विधि में ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन के सम्मिलित प्रयास का फल है प्रोजेक्ट विधि। वहीं डाल्टन विधि की बात करें तो हेलेन पार्कस्टर्स की विधि है। कहीं पर पार्कस्टर्स मिलता है, कहीं पर पार्कस्टर्स मिलता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क या ख जो भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिल रहा है। तो हेलेन पार्कस्टर्स की विधि है, और यह विधि कक्षा शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। यानी डाल्टन नियम या डाल्टन विधि क्यों विकसित की गई थी, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो डाल्टन विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए आविष्कृत की गई थी। इस योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है, क्योंकि अब इस विधि के, इस नियम के तहत आप देखेंगे कि पहले तो विज्ञान की प्रयोगशाला होती थी, अब तो हर विषय की प्रयोगशालाएं होने लगी। तो डाल्टन नियम के अनुसार अब हर विषयों की प्रयोगशाला होती हैं, इसीलिए कहा गया कि कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती हैं। वर्धा योजना की अगर बात करें, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया, इसके प्रवर्तक महात्मा गांधी हैं। इसे बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा योजना से कभी कभी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि वर्धा योजना की विशेषताएं क्या हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वर्धा योजना की जो विशेषताएं हैं, इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता यही है कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। हस्त कौशल मतलब जिसमें कृषि की बात की गई, कताई बुनाई की बात की गई, कढ़ाई की बात की गई, यानी इन सब की भी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इन सब की भी शिक्षा शामिल होनी चाहिए वैश्विक शिक्षा में, या वैश्विक शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये भी चीज़ें होनी चाहिए। ये किसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं? तो वर्धा योजना या वर्धा शिक्षा के तहत बात कर रहे हैं, वैश्विक शिक्षा के तहत बात कर रहे हैं। इसी में कहा गया वर्धा योजना में ही कि 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न भी पूछा गया, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? तो 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। और इसका जो विवादित विशेषता थी वो थी शिक्षा स्वावलंबी हो। लेकिन बाद में शिक्षा स्वावलंबी हो
इसे वर्धा योजना से हटा दिया गया। तो ये वर्धा योजना की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। अब इसके अलावा कुछ और जो मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं प्रतिपादक, जिसमें पूछा जाता है महत्वपूर्ण विधियां होती हैं, जैसे मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन के प्रतिपादक फ्रोवेल, खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक, डाल्टन विधि का आपका हो जाएगा हेलन पार्कस्टर, वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स, समस्या समाधान विधि सुकरात, इकाई उपागम H.C. मॉरिसन, विनेटिका विधि कार्लटन वासबर्न, ब्रेल विधि लुई ब्रेल, प्रक्रिया विधि कमेनियम, समाजमिति विधि एल मोरेनो। तो इस तरीके से इन विधियों के ये प्रवर्तक हैं जो मिलाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हम लोग भाग 1 में शिक्षण अभिवृत्ति में बात किए। अब इसके बाद भाग 2 शिक्षण अभिवृत्ति में हम लोगों को बात करना है कि जो शिक्षण की और भी विधियां होती हैं, जैसे अध्यापक केंद्रित विधि कौन सी है, मिश्रित विधि कौन सी है, या शिक्षार्थी केंद्रित विधि कौन सी है। साथ ही साथ शिक्षण में जो महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं उनकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। शिक्षण सामग्री जिसे हम कह सकते हैं, शिक्षण सामग्री की बात करेंगे। साथ ही साथ शिक्षण की विधि अध्यापक केंद्रित विधि, मिश्रित विधि और शिक्षार्थी केंद्रित विधि की बात करेंगे कल हम लोग भाग 2 में। और इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी कुछ विधि है जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नावली विधि, संवाद विधि, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि पूछा जाता है तो मिलाने वाला प्रश्न आपका गलत ना हो। और ये PDF जो ऑनलाइन मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पर मैं उनको भेज दे रहा हूँ। इसमें 2012 का ये प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। आप इस पेपर को हल करें, इनके आंसर्स भी साथ में दे दिया गया है। और जहाँ पर कोई समस्या हो, जो प्रश्न आपसे ना लगे वो ज़रूर पूछ लें। तो साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। और इस तरीके से हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हम लोग बात करेंगे शिक्षण अभिवृत्ति भाग 2, लेकिन रात में 9:30 बजे हिंदी के 25 प्रश्नों के साथ लाइव में हम लोग फिर मिलेंगे। बाकी आप आगे बढ़ें, जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर ज़रूर बताएं, अपने लक्ष्य तक आप ज़रूर पहुँचें।